नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए साथियों बहुत कारगर साबित होने वाले। रीट भर्ती 2025 में जो 27 फरवरी को जो पेपर है साथियों, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो मैं उनको बता दूँ, हम प्रीवियस पेपर के माध्यम से साथियों रीट की तैयारी करवाए हैं। प्री पेपर की अब तक जितने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेपर बनाए गए उन सब के हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पेपरों को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो साथियों इन पूरे प्रीवियस पेपरों को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और जब भी हम वीडियो डालें आपको वो मिल जाए। तो साथियों किस तरह के प्रश्न पूछे गए उन सब पर वाक्यात्मक चर्चा करेंगे। तो साथियों इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है 61वें नंबर का, वो है अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। तो अत्यंत ईर्ष्या करना किसका अर्थ है साथियों? जले पर नमक छिड़कना, चूना लगाना, जहर उगलना, छाती पर सांप लौटना। तो साथियों इसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करेक्ट आंसर माना है वो है डी ऑप्शन, छाती पर सांप लौटना इसका करेक्ट आंसर होगा, अत्यंत ईर्ष्या करना। तो पहला प्रश्न था मुहावरे से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है साथियों, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सह संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें कुक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है थांडाइक, तीसरा ऑप्शन है जीलर, चौथा ऑप्शन है पावलोव। तो साथियों हर्बर्ट द्वारा जो स्थापित सहसंबंध विधि थी उसको आगे किसने बढ़ाया? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है सी ऑप्शन, जीलर ने इस विधि को आगे बढ़ाया। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न साथियों बार बार रिपीट करती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ऐसे प्रश्नों को आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मारिया जो मॉन्टेसरी है, तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी फ्रॉबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है? लिखना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साथियों मॉन्टेसरी जो है उन्होंने जो शिक्षण कौशल भी बताए हैं उसमें सबसे पहले सुनना बताया था, उसके बाद में बोलना बताया था, उसके बाद में साथियों पढ़ने से पहले क्या बता दिया? लिखना, और उसके बाद में फिर पढ़ना। ये कौशलों के क्रम बताए थे। तो बाकी अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो पहले पढ़ना आता है उसके बाद में लिखना आता है, तो इसमें तीसरे नंबर पर लिखना शामिल किया गया है, तो इसलिए इसमें जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। तो जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिष्ठ का सिद्धांत। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि साथियों जो दी थी वो दी थी स्किनर ने, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एक लक्ष्य होता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, तीसरा ऑप्शन है संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना, और चौथा ऑप्शन है ए बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑफिशियल जो आंसर की जारी की है उसमें साथियों जो उत्तर माना है वो है शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है, सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि शिक्षक और प्रशिक्षार्थी मतलब जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार में क्या करना? परिवर्तन करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई
दक्षता प्राप्त करने का आधार होती है। पहला ऑप्शन है समूहवार भाषाई दक्षता, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षता, तीसरा ऑप्शन है कक्षावार भाषाई दक्षता और चौथा ऑप्शन है पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता। तो साथियों इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंसर माने हैं वो सी और डी, दोनों कक्षावार भाषाई दक्षता भी मानी है और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट माने हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, इनमें से द्रुतवाचन किस प्रकार का वाचन है? सहस्वर वाचन है, अनुकरण वाचन है, सामूहिक वाचन है, मौन वाचन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। तो जो द्रुत वाचन है वो किस प्रकार का वाचन है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्रुत एक प्रकार का क्या है, मौन वाचन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी मौन वाचन। द्रुत वाचन किसे कहते हैं साथियों? मौन वाचन का एक प्रकार है। तो साथियों हम जितने भी जो आपको आंसर बता रहे हैं इन प्रश्नों के, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी वो सारे साथियों उनके आधार पर हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताएंगे और ना ही आपको कहीं त्रुटि देखने को मिलेगी। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आपको सारे पेपर यहाँ पर प्रीवियस पेपर जितने भी हैं सबका एनालिसिस वाक्यात्मक रूप से मिलेगा और इन्हीं में से साथियों बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपरों को प्रश्नों को रिपीट करती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली हैं, तो हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। अगला जो प्रश्न है ये है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है। तो अशुद्ध जो वर्तनी है उसका कारण क्या है? लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है व्याकरण का अधूरा ज्ञान क्या है साथियों? अशुद्धि वर्तनी का प्रमुख कारण होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो भी साथियों शिक्षण विधि से संबंधित है और वो है भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम है, साध्य है, साधन है, ए बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भाषा शिक्षण क्या है, साधन है या साध्य है? तो साथियों भाषा जो शिक्षण है वो क्या है, साधन है न कि साध्य। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो साथियों ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है, चित्रकथाएँ, शब्द पट्टी, मानचित्र, वाक्य पट्टी। तो साथियों इसमें से जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है मानचित्र। मानचित्र सबसे कम महत्व अधिगम सामग्री है, ये सबसे कम प्रयोग होती है क्योंकि चित्र, शब्द और वाक्य पट्टी साथियों अधिकतर ये आती रहती हैं सहायक सामग्री के रूप में, अधिगम सामग्री के रूप में, लेकिन मानचित्र बहुत कम प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही अधीनस्थ कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। जो नहीं है वो हमको बतानी है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन और हेड प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप। तो इनमें से कौन सा उत्तर करेक्ट आंसर होगा साथियों? तो जो प्रक्षेपक सामग्री नहीं है वो बताना है। तो 71वां जो हमारा प्रश्न है साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन है जो प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। बाकी स्लाइड प्रोजेक्टर और हेड प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप ये सभी क्या है, प्रक्षेपक सामग्री हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों 72 नंबर का वो है मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है मात्रात्मक, संरचनात्मक, ज्ञानात्मक, अप्रेरणात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ज्ञानात्मक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मूल्यांकन के 3 पक्ष माने गए हैं, ज्ञानात्मक है, एक भावात्मक है और साथियों एक क्या है, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये 3 पक्ष माने गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है उपलब्धि परीक्षण में, बुद्धि परीक्षण में, व्यक्तित्व परीक्षण में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो मानसिक योग्यता का परीक्षण जो किया जाता है वो किया जाता है साथियों बुद्धि परीक्षण में। तो मानसिक का मतलब बुद्धि परीक्षण में, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। तो यह कथन किसका है?
तो इसमें टार्गसन है साथियों, एडमस है, रेमर गेज है और क्विलिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों सी ऑप्शन, रेमर्स एवं गेज का। तो साथियों गेज और रेमर्स ने ये कथन दिया था, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे जो साथियों जो कथन है या परिभाषाएं हैं ये अक्सर रिपीट होती है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विद्यार्थी की अधिगम कठिनाई में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। उपचारात्मक शिक्षण पूरी कक्षाओं के लिए समान होता है। उपचारात्मक शिक्षण संस्था एवं अभिभावक की देखरेख में होता है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा साथियों, वो हमको बताना है। तो इसका जो सत्य कथन है वो है उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो क्षेत्र में हमारा प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। साथियों कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये रीट 2022 का पेपर है साथियों। इससे पहले भी ये कई बार प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, आपको ये कई बार देखने को मिलेगा, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब भी आपको इसको ध्यान रखना। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है कई बार होता है साथियों। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है कितने बार होता है या कितने प्रकार का होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों ये गद्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 77 से लेकर 81 तक हमको गद्यांश से प्रश्न को उत्तर देना है। बाकी इनका हम डायरेक्ट प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। जैसे सुख और शांति में कौन सा समास है। सुख शांति की अगर बात करें तो इसमें समास पूछा गया है अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या दिग्गु समास है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। सुख शांति में साथियों कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, सुख और शांति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला पूछा गया है अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अनुचित शब्द में अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, ए उपसर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों हमको बताना है। तो अनुचित जो शब्द है उसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है साथियों उसने अनुपसर्ग माना है। जो इसका करेक्ट आंसर माना है वो है अन, क्योंकि अनुचित में अन प्लस उचित। ठीक है दोस्तों, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अन प्लस उचित। अगर बड़ा अनु होता तो इसमें अनु बन जाता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा। स्वार्थित, स्वार्थी, सुआर्थी या स्वार्थी। तो साथियों स्वार्थियों का जो एक वचन शब्द है वो हमसे पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला स्वार्थी मिलेगा साथियों। डी ऑप्शन में जो उत्तर है स्वार्थी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 80 नंबर का हमारा प्रश्न पूछा गया है वो है परपीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है साथियों। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। परपीड़क उन्मुख, परपीड़ा उन्मुख, परपीड़क उन्मुख या परपीड़क उन्मुख। तो इनमें से कौन सा कथन है साथियों जो सत्य कथन है, वो सही संधि विच्छेद जिसमें है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है परपीड़क प्लस उन्मुख। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले साथियों हिंदी का जो भाग फर्स्ट होता है वो कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा हिंदी करा दी है, साइकोलॉजी हमने इसमें डाल दी है, गणित का प्रीवियस पेपर डाल दिया है। आपने ये तीनों पेपर अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए साथियों, वहाँ आपको ये पूरे व्याख्यात्मक एनालिसिस के साथ में मिल जाएंगे। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों खल शब्द का अर्थ है साधु, दुष्ट, चालाक, सज्जन। तो साथियों जो खल शब्द है उसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो खल एक साथियों दुष्ट आदमी से कहते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है पद्यांश से संबंधित। पद्यांश में 82 से 86 नंबर तक जो प्रश्न हैं वो पद्यांश से पूछे गए हैं। ये भी साथियों आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं और कुछ इस पद्यांश से संबंधित हैं।
तो इनका उत्तर हमको देना है। और जो प्रश्न है साथियों वो है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है। तो आपको बताना है कि नाद सौंदर्य किस पंक्ति में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना है साथियों, वो माना है डगमग दिग्गज डोले। ये पद्यांश में एक साथियों नाद सौंदर्य है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश की भाषा है। तो इसकी भाषा जो थी साथियों वो मानी गई है संस्कृत निष्ठ हिंदी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पद्यांश में मुख्यतः वर्णित है। तो ये पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, मुख्यतः किसके ऊपर ये जो पद्यांश है वो लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना है साथियों वो माना है हरि की विराट शक्ति। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। तो आश्रित उपवाक्य का भेद कौन सा नहीं है, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। तो 87 नंबर का जो प्रश्न का सही उत्तर है वो है प्रधान उपवाक्य। डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। जो ऑप्शन में मिश्र वाक्य है वो हमको बताना है। मेरा भाई रोहन खेल पुस्तकें अधिक पढ़ता है। नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर दर्शनीय है। नंदी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे। तो इसका साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है, नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शालिनी घर से आती है। शालिनी घर से आती है, वाक्य में कारक बताना है साथियों। करण कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। तो शालिनी घर पर आती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है अपादान कारक। ठीक है, तो घर से आती है तो वो अलग हो रही है, तो अपादान से अलग होना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों वो है, थोता चने बाजे घना। थोता चना बाजे घना जो लोकोक्ति है उसका अर्थ बताना है। तो छोटे आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है। मूर्ख को गुण की परख नहीं होती। गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। सीधेपन से कार्य नहीं होता। तो साथियों थोता चना बाजे घना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। जो इसका करेक्ट आंसर है साथियों वो है, गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो साथियों हमारे हिंदी के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपको ये 30 प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रीवियस पेपर लेकर आएंगे साथियों। तो उससे देखने के लिए आज हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। और साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।